चलो जहाजपुर। दिमाग के कारण से इंसान धरती के सभी जीव जंतुओं में सबसे श्रेष्ठ प्राणी माना जाता है। क्या श्रेष्ठ? आप कौन हैं? अरे बोलिए ना, कितना अच्छा लग रहा ना सुनने में भी और बोलने में भी कि माता जी ने हमें श्रेष्ठ बना दिया। मैंने बनाया नहीं है, आप हैं। जो चीज़ आपके पास है, अनंत जीव ऐसे हैं जिनके पास वो चीज़ नहीं है, और उस चीज़ का नाम है दिमाग। दिमाग के कारण से इंसान की कीमत है, और इसी दिमाग के कारण से इंसान अपने जीवन में बहुत अच्छे काम कर सकता है। वीआईपी दिमाग मिला है उसे। क्या मिला है? दिमाग। श्रेष्ठ किससे बनते हैं? वीआईपी किससे बनते हैं? क्वालिटी से। तो आप जन्म से पैदा होते ही वीआईपी हैं। कैसे हैं? वीआईपी हैं। लोग वीआईपी बनने के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन प्रकृति ने, कर्मों ने आपको वीआईपी बनाकर भेजा है। आपका भोजन वीआईपी है, आपका दिमाग वीआईपी है, आपका रहन सहन वीआईपी है, आपके कपड़े वीआईपी हैं। अन्य जीवों की अपेक्षा, अन्य पशु पक्षियों की अपेक्षा आप वीआईपी हैं या नहीं हैं? पहले तो ये मानिए। हैं? संसार में इतने पशु पक्षी हैं, कपड़े पहनते हैं? नहीं पहनते हैं। आपके जैसे मकान बनाया? नहीं बनाया। आपके जैसे भोजन करते हैं? नहीं करते हैं। आपके जैसे अच्छे काम करते हैं? नहीं करते हैं। आपके जैसे धर्म करते हैं? नहीं करते हैं। तो उनकी अपेक्षा आप वीआईपी हुए कि नहीं हुए? बोलिए ना। हुए ना? वीआईपी हो गए। अब वीआईपी बनकर तो आ गए हैं, अब वीवीआईपी बनना है। क्या? वीआईपी तो आप हैं ही, उसमें कहीं संशय नहीं है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि आप वीआईपी नहीं है। नहीं, आप वीआईपी हैं। लेकिन अब बनना क्या है? वीवीआईपी। और वो किससे बना जाता है? दिमाग से बना जाता है, सोच से बना जाता है, विचारों से बना जाता है। विचार करने के लिए आपको श्रेष्ठ दिमाग मिला है। दिमाग कहाँ पर होता है? इशारा करके बताओ ना। सबसे ऊपर। कहाँ होता है? सबसे ऊपर। शरीर में सबसे उत्तम स्थान, सबसे ऊंचा स्थान किसको मिला है? दिमाग को मिला है। पाँव कहाँ हैं? नीचे हैं। हाथ बीच में है, पीठ अपनी जगह है, कमर अपनी जगह है, लेकिन सबसे ऊंचा कौन है? दिमाग है। जैसे दीपक है, लोग दीपक जलाते हैं तो कहाँ रखते हैं? जमीन में नहीं रखते हैं, ऊंचे स्थान पर रखते हैं। ऊंचे क्यों रखते हैं? क्योंकि उसमें प्रकाश है, वो उजाला दे सकता है, वो सब जीवों को दिखा सकता है, सब पदार्थों को दिखा सकता है। इसलिए दीपक को हमेशा ऊंचा स्थान दिया गया है। इस दिमाग को भी सबसे उत्तम स्थान मिला है। इंग्लिश में इसे ब्रेन कहते हैं, है ना, और संस्कृत में इसे मस्तिष्क कहते हैं, और हिंदी में इसे दिमाग कहते हैं। यदि सबसे कीमती चीज है तो दिमाग है। इस दिमाग को क्या कहते हैं? सर, सिर, क्या कहते हैं? हर कोई एक दूसरे को क्या कहता है? सर। सर यानी श्रेष्ठ। सर शब्द को श्रेष्ठ बना दिया। सामने वाले से कहा सर प्लीज। ऐसे ही करते हैं ना, जब आपस में दो सभ्य व्यक्ति बात करते हैं, सर प्लीज लीजिए।
लेने में भी प्लीज, सर प्लीज दीजिए, देने में भी प्लीज। भाषा की ये एक क्वालिटी है। तो सर, आजकल हर कोई एक दूसरे को सर कहता है, और हमारे भारत में इसको सर कहते हैं। किसको कहते हैं? इसको सर कहते हैं। तो सर का मतलब सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा स्थान वाला। यदि किसी ने आपको सर कहा है, इसलिए मानना कि उसने आपको बड़ा बना दिया है। क्लास में टीचर को क्या कहते हैं? अरे बोलिए ना, बच्चे क्या कहते हैं? सर कहते हो ना। तो सर का क्या मतलब हुआ? श्रेष्ठ। सर का मतलब हुआ उत्तम क्वालिटी वाला। सर का मतलब हुआ योग्य व्यक्ति, जिसके पास कुछ है। यदि आपके पास कुछ है और आपकी कोई कीमत है तो इसकी वजह से है। यदि ये ना हो ना तो आपकी कोई कीमत नहीं है। जैसे वो जानवर है ना, बस उसी क्वालिटी में इंसान की कीमत आ जाएगी। आपकी यदि कीमत है तो इसकी वजह से है। इसलिए इसको सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। और देखिए आप, प्रकृति की व्यवस्था देखिए। ये हेलमेट तो आज चले हैं, जिसके पहले पुराने जमाने में हेलमेट नहीं होते थे। प्रकृति ने हेलमेट लगा के भेजा है। खोपड़ी, हड्डी की एक खोपड़ी है जिसने दिमाग को कवर किया हुआ है, जिसने दिमाग को ढका हुआ है। यदि थोड़ी सी भी दिमाग में चोट लग जाए ना तो बड़ी दिक्कत आ जाए, लेकिन सबसे पहले चोट लगती है खोपड़ी को, है ना। खोपड़ी इतनी कठोर है कि जल्दी से वो दिमाग तक चोट नहीं पहुंच पाती है, खोपड़ी झेल लेती है। और उसके ऊपर है बाल। क्या है? अरे बोलिए ना, बाल। ओहो, बाल का नाम लेते ही आपके मन में अच्छा सा लगा होगा। आज बालों को फैशन का साधन बना लिया है, जबकि बाल दिमाग की सुरक्षा के लिए है, सिर की सुरक्षा के लिए है। अब जैसे पूरे शरीर में रोम है कि नहीं है? है ना। रोम का मतलब छोटे छोटे बाल, छोटे छोटे बाल। और रोम का मतलब शरीर में छोटे छोटे छेद। क्या हिंदी में कहें तो छोटे छोटे छेद। भाई नाक भी छेद है, नाक में भी छेद है, कान में भी छेद है, आँख में भी छेद है, मुंह में भी छेद है। पूरे शरीर में छेद देने की क्या जरूरत थी? नाक है ना सांस लेने के लिए, फिर शरीर में ये छेद बनाने की क्या जरूरत थी? मतलब यदि आप अपने शरीर को ही पहचान लो ना तो ये भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। इंसान सारे काम करता है मगर समझता नहीं है। जिस शरीर में तुम जी रहे हो ना, उस शरीर को ही नहीं जानते हो। इस पूरे शरीर में छेद हैं, छेद से भरा पड़ा है ये शरीर। लेकिन प्रकृति की व्यवस्था है, इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि सामान्यतः बाहर की चीज अंदर जाने वाली नहीं है। जब गर्मी आती है ये छेद खुल जाते हैं, पसीना आने लगता है। पसीना कहाँ से आता है? अंदर की चीज बाहर आई, छेद हुआ कि नहीं हुआ? यदि छेद नहीं होता तो तुम्हें पसीना कैसे आता? इसका मतलब छेद तो है ना। तो जब गर्मी आती है और शरीर का टेम्परेचर गर्म से ठंडा करना पड़ता है, यानी गर्मी में शरीर को ठंडा रखना है, और जब आपको गर्मी लगती है तो क्या आ जाता है? पसीना। पसीना क्यों आया? ये तुम्हारा एसी है, ये तुम्हारा कूलर है। कूलर का क्या काम है? शरीर को ठंडा रखना। एसी का क्या काम है? शरीर को ठंडा रखना। आपको गर्मी लगी और पसीना आ गया, शरीर ठंडा हो गया। एसी कूलर लगा के भेजा है। जब सर्दी आती है तो शरीर में मैल जमने लगता है ना। शरीर में परतें जमने लगती हैं, गर्मी में नहीं जमती हैं। गर्मी में
शरीर पसीना के माध्यम से परतें उतार देता है, और सर्दी में मैल की परतें शरीर पर, मिट्टी की, मैल यानी मिट्टी, मैल यानी मिट्टी, उसकी परतें जमने लगती हैं। कारण क्या है? सर्दी आ गई। बाहर की सर्दी अंदर ना चली जाए, इसीलिए उसने रोम छिद्रों को ढक दिया। और तुम क्या करते हो? मैल निकाल निकाल के बाहर फेंक देते हो। ये प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध है कि बाहर की सर्दी अंदर ना जाए। तो रोम छिद्र, अब जो पूरे जितने आपके सिर में बाल हैं, ये भी रोम छिद्र हैं। क्या है ये? रोम छिद्र हैं। जितने बड़े बाल सिर के होते हैं पूरे शरीर में होने लगे। जैसे बाल सिर के बढ़ते हैं पूरे शरीर में बढ़ने लगे तो क्या हो? अरे बोलिए ना, आपका रूप क्या हो? आप तो काम नहीं कर पाओगे, दिन भर केवल बालों को ही संभालते रहोगे, क्योंकि अब हाथ में इतने लंबे लंबे बाल हैं, मुंह में इतने लंबे लंबे बाल हैं, बालों को उठा उठा के डालना पड़ेगा। मैं क्या बताना चाहती हूं कि आपका शरीर कितना कीमती है और कितने वैज्ञानिक तरीके से बना हुआ है, मैं ये बताना चाहती हूं। आपको तो अपने शरीर की कीमत पता ही नहीं है, आप तो केवल फैशन करना जानते हो, बस इसके सिवा कुछ नहीं जानते हो। तो जैसे बाल सिर में है, सिर के बाल बड़े होते हैं, यदि इतने छोटे छोटे रोम छिद्र सिर में आ जाए तो शायद सिर की सुरक्षा नहीं हो पाएगी। सिर के बाल बड़े होते हैं, एक परत होती है पूरी बालों की, किसी की मोटी होती है और किसी की पतली होती है। सिर पर बाल हैं, किसकी सुरक्षा के लिए हैं? अरे बोलिए ना, दिमाग की सुरक्षा के लिए है। बाल फैशन के लिए नहीं है, बाल दिमाग की सुरक्षा के लिए है, बाल सिर की सुरक्षा के लिए है। पहले के लोग तेल खूब लगाते थे सिर में। अरे बोलिए ना, पुराने लोग बैठे हैं ना, लगाते थे ना। अब थे में आ गया, अब है में नहीं है। क्यों लगाते हैं सिर में तेल? उन रोम छिद्रों के माध्यम से वो तेल दिमाग तक पहुंचता है और दिमाग में तरावट बनी रहती है। चिकनाई चाहिए कि नहीं चाहिए शरीर में, है ना? जैसे गाड़ी है, गाड़ी में ग्रीस लगाते हो ना, और जब गाड़ी में ग्रीस लगाते हैं तो गाड़ी में आराम से मूवमेंट बहुत अच्छा होता है, एकदम बड़े हल्के हल्के चलती है। और गाड़ी में ग्रीस कम हो जाए तो क्या होता है? चूं चूं की आवाज़ आने लगती है। और क्या होता है? जो घूमने वाला पहिया है वो घिसने लगता है और जल्दी घिस करके जल्दी खराब हो जाता है। ऐसे ही है ना? ऐसे ही इस शरीर में ग्रीस की ज़रूरत है। ये शरीर चलता है, इसमें ग्रीस की ज़रूरत है। घुटने मुड़ रहे हैं, इसको ग्रीस की ज़रूरत है। अंगुलियां मुड़ रही हैं, इसको ग्रीस की ज़रूरत है। सिर है, सिर दिमाग काम करता है, इसको ग्रीस की ज़रूरत है। यानी शरीर के हर अंग को ग्रीस की ज़रूरत है। और ग्रीस क्या है हमारे लिए? तेल और घी। तेल और घी किसका काम करता है? ग्रीस का काम करता है। और आजकल की महिलाएं, बच्चे पतले होने के लिए, मैं घी नहीं खाऊंगी, मैं तला हुआ नहीं खाऊंगी। दूध में ग्रीस बहुत होता है, यानी घी बहुत होता है। बच्चे क्या कहते हैं? मैं दूध नहीं पीऊंगी, मैं मोटी हो जाऊंगी ना। ऐसे लोगों का शरीर 30-40 के बाद हड्डियां हिलने लगती हैं, खड़खड़ाने लगती हैं। जैसे गाड़ी में से चू चू की आवाज़ आने लगती है ना, ऐसे हड्डियों में से चू चू की आवाज़ आने लगती है। शरीर को ग्रीस की ज़रूरत है, सिर को तेल की ज़रूरत है। इस तेल से सिर में क्या रहती है?
तरावट रहती है। पहले जिस दिन सिर धोते थे उस दिन तेल लगाते थे। क्या? जिस दिन सिर धोते थे उस दिन तेल लगाते थे। अब जिस दिन सिर धोना हो उसकी पहली रात में तेल लगाया जाता है। और तेल सिर के लिए नहीं लगाया जाता है, तेल लगाया जाता है बालों में चमक रहेगी। उद्देश्य ही बदल गया। और जो तेल लगाता, बोले तू तो बैकवर्ड है, ये तो पहले के लोग लगाते थे तेल, अब तो कौन लगाता है तेल? कोई नहीं लगाता। उड़ते हुए बाल होना चाहिए। जिंदगी उड़ गई तुम्हारी। तुम्हारे दिमाग में चिकनाहट नहीं रही। क्रोध रुक्ष है। क्रोध क्या है? रुक्ष है। रुक्ष यानी रूखा। क्रोध कब आता है? जब रूखापन आता है। जब रूखापन हो तो क्रोध ज्यादा आता है। बोलिए है या नहीं? है ना। और आजकल के लोगों को क्रोध ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कारण क्या है? उनके दिमाग को चिकनाई नहीं मिल रही है। इसको आप हल्के में मत लेना मेरी बात को, बहुत गहरी बात बता रही हूं मैं। जितनी दिमाग में चिकनाई रहेगी उतना क्रोध कम आएगा, उतनी दिमाग की नसों में ताकत रहेगी। दिमाग की नसें बड़ी छोटी छोटी सी हैं, बड़ी छोटी छोटी सी हैं, बड़ी पतली पतली हैं। यानी जो केला का रेशे होते ना केला में, ऐसी पतली पतली दिमाग की नसें हैं। और ऐसी पतली पतली नसें दिमाग की पूरे शरीर को कंट्रोल करती हैं। शरीर की इस एक दिमाग की एक नस के एक जरा से हिस्से में यदि डिफेक्ट आ जाए तो कहीं पैर में दिक्कत आ जाती है, पैर चलना बंद कर देते हैं, कहीं आंखें देखना बंद कर देती हैं, कहीं उंगलियां हिलना बंद कर देती। एक इतनी सी दिक्कत आ जाए तो इसलिए और चीज के साथ खिलवाड़ कर लोगे तो चल जाएगा, मगर दिमाग के साथ खिलवाड़ करोगे और कमी करोगे तो तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा। इसलिए सिर में तेल लगाना अत्यंत जरूरी है। ये जितना चिकना रहेगा ये उतना काम करेगा। आजकल के बच्चों को आप देखिए, ये बच्चे जो अभी 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। कारण क्या है? दिमाग से काम तो बहुत लेते हैं मगर दिमाग को चिकनाई नहीं देते हैं। और आजकल की माताएं अपने बच्चों के सिर में तेल नहीं लगाती हैं। क्यों नहीं लगाती हैं? ऐसे बहुत अच्छा लग रहा तू खुले बाल में और उड़ते हुए बाल में बहुत अच्छा लगता बेटा, तेल रहने दे, मत लगा। और यदि वो कई बार माताएं बहनें लगाएं तो बच्चे फैशन में, मेरे दोस्त नहीं लगाते मैं कैसे लगा लूं। फैशन में तेल नहीं लगाते हैं। ये डिप्रेशन की बीमारी किस चीज से है? अभी भी बहुत से तेल ऐसे हैं जिनको लगाने से कहते हैं दिमाग में ताकत आती। विशेष तेल, बादाम का तेल है, इस तरह के तेल आते हैं जो लगाने से दिमाग में ताकत भी आती है, मजबूत भी होता है। और आयुर्वेद में आप जाओ तो ज़्यादा से ज़्यादा इलाज सबसे पहले तेलों के माध्यम से किया जाता है। आयुर्वेद में दर्द की दवाई कम खिलाई जाती है, आयुर्वेद में मालिश के तेल ज़्यादा मिलते हैं। क्योंकि आप दवाई खाओगे, आपके पैर में दर्द है, आपने पैर में तेल लगाया, पैर ठीक हो गया। लेकिन आपने दवाई खाई तो वो दर्द वाली दवाई पूरे शरीर में जाएगी। जहाँ असर नहीं भी करना है वहाँ भी असर करेगी। जहाँ जरूरत नहीं है और वहाँ दवाई जाएगी तो बीमारी पैदा होगी। जहाँ है वहाँ ठीक हो गया और जहाँ जरूरत नहीं थी वहाँ दवाई चली गई तो क्या होगा? बीमारी हो जाएगी और धीरे धीरे करके वो अंग कमजोर होने लगेंगे। तो आयुर्वेद में ज़्यादा से ज़्यादा तेल का उपयोग किया जाता है। पैर का तेल, सिर का तेल, मालिश का तेल, 100 तरह के तेल हैं। तेलों से इलाज करो। प्राकृतिक चिकित्सा में भी इसी से इलाज किया जाता है। अभ्यास से दिमाग में कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे सुई है, सुई 2 तरह की होती है। एक दर्जी था, वो सुई लेने गया तो
2 सुई खरीद के लाया, एक सुई को आले में रख दिया और दूसरी सुई को मशीन में लगा दिया। अब उसने सोचा ये सुई काम करते करते पुरानी हो गई है जो मशीन में लगी थी, तो नई सुई लगा लूँ। वो आले में गया, सुई उठाई, उसने देखा तो उसमें जंग लग गई। क्या हुआ? जंग लग गई। बोले ये तो बड़ा मामला गड़बड़, जो चल रही है वो तो सही है और जो रखी है उसमें जंग लग गई है। बस यही चीज़ मशीन की है। जैसे तुम्हारी गाड़ी है, ज़्यादा दिन खड़ी रह जाए तो क्या होगा? जंग लग जाएगी, खराब हो जाएगी, और चलती रहे तो बढ़िया रहती। दिमाग भी एक मशीन है, यदि इसे चलाते रहोगे तो ये बढ़िया रहेगा, लेकिन चलाना किस में है? टेंशन की बीमारी इसमें लग जाती है, चिंता की लग जाती है, क्योंकि इसको सही जगह नहीं चलाते हैं। यदि इस दिमाग को सही जगह उपयोग किया जाए तो इस दिमाग से तुम बहुत बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। वैज्ञानिक कहते हैं कि दिमाग का 10% उपयोग हो रहा है, 90% तो बेचारा वैसे ही चला जाता जैसा आता है। 100% दिमाग हो जाए तो पता नहीं क्या हो जाए इसके पास में। दिमाग बहुत है, ऐसा नहीं कि आपके पास में दिमाग नहीं है, दिमाग तो बहुत है, लेकिन इस दिमाग का सदुपयोग नहीं है। अब जैसे पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई कब तक करते हो? 20 साल, 22 साल, और ज़्यादा ले लो तो 25 साल। उसके बाद स्कूल कॉलेज छूट जाते हैं। जो पढ़ाई करी थी अब उसका उपयोग करते हैं। किस में करते हैं? नोट कमाने में करते हैं। कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई शिक्षक बन गया। अब वो अपनी दिमाग का उपयोग कहाँ कर रहा है? जहाँ उसको काम करना है, जहाँ से उसे धन प्राप्त करना है, और उतना ही उपयोग करता है जितना धन मिलेगा। टीचर भी पढ़ाएगा, कितना पढ़ाएगा? अरे इसकी तो मुझे कुछ याद आ रहा है, मैं कह नहीं सकती उस बात को। यानी कि जो काम करने वाले हैं ना, उतना ही काम करते हैं, उतना ही हिलते हैं जितना पैसा मिलता है। ज़्यादा हिलाना हो, भाई साहब मेहनत लगती है, पहले तनख्वाह बढ़ाओ हमारी, तब करेंगे ये काम। थोड़ा सा ज़्यादा काम करवा के देखो तो सही। दिमाग खर्च नहीं करना चाहते हैं लोग। कहते हैं जहाँ कुछ मिले ना वहाँ मेहनत क्यों करनी। हम तो कहते हैं मेहनत करो, कम से कम अनुभव तो आएगा, दिमाग तो तेज होगा, कुछ नया सीखने को तो मिलेगा। लेकिन नहीं, सीखने की तो ललक है ही नहीं लोगों के मन में कि कुछ नया सीखना है। यदि मान लो लड़की है, ससुराल गई है, तो उसका दिमाग अब कितना चलेगा? बस रसोई तक, अपने बच्चों तक और अपने मोबाइल तक, उससे ज़्यादा दिमाग नहीं चलाएगी। और थोड़ा और होगा तो अपने पड़ोस में जाके बातचीत कराएगी, थोड़ा जाके गपशप कराएगी, थोड़ा मोबाइल में बातें कर लेगी, उससे ज़्यादा दिमाग का उपयोग नहीं कर। दिमाग का उपयोग करना तो आता ही नहीं है बहुत से लोगों को, और जिनको आता है वो अपने दिमाग का पूरा सदुपयोग करते हैं। और करना चाहिए। तुम्हें सब कुछ मिला है और तुम उसका उपयोग ना करो। इतनी कीमती चीज मिली है, इतनी कीमती चीज मिली है कि करोड़ों और अनंतों लोगों को नहीं मिली है, और तुम्हें मिली है, तो तुम पुण्यशाली हुए कि नहीं हुए। संसार में इतने पशु और पक्षी हैं। पक्षियों के पास कितने पैर हैं? 2 पैर हैं और 2 पर हैं। 2 पैर हैं और 2 पर हैं। वो आकाश में उड़ लेते हैं और आके बैठ जाते हैं। इससे ज़्यादा कुछ करते हैं? नहीं करते हैं। पशुओं के पास कितने पैर हैं? 4 पैर हैं। उनकी तो गर्दन ही लटक गई बेचारे की आगे। जो इस जन्म में झुकता नहीं है ना, अगले बार में ऐसा जन्म मिलता कि गर्दन ही झुकी रहती। अब झुके रहो। इसलिए झुककर चलना सीखो, विनय सहित जीवन जीना सीखो। नहीं तो अभी जो 2 पैर से काम हो रहा है ना, फिर अगले जन्म में क्या हो जाएगा?
4 पैर हो जाएंगे, पर झुके हुए रहना पूरे समय। अभी तो इतना आपको कितने सम्मान की बात है कि आप 2 पैर से चलते हैं, फिरते हैं, पूरा काम करते हैं। पैर वाले प्राणी तो बहुत हैं, और ऐसे ऐसे हैं कि आपने वो रेलगाड़ी देखी होगी, वो इतने से कीड़ा आता है, उसका शरीर तो इतना सा होता है और नीचे साइड में पूरे पैर ही पैर होते हैं, ट्रेन की तरह। देखा है आपने? हैं? चींटी के कितने पैर होते हैं? इतना तो शरीर है, वो 6 पैर है। जीवन में कुछ प्राप्त कर पाओ ना कर पाओ, ज्ञान प्राप्त कर लेना, और इस ज्ञान से जो आंखें फिर देखेंगी ना, वो देखने का तरीका ही अलग होगा। ज्ञान आने के बाद देखने का, सोचने का, बोलने का, चलने का, खाने का, पहनने का सब बदल जाता है। और जब तक ज्ञान नहीं है तो बस सारी दुनिया जो कर रही है वो ही करते रहते हैं। मेरी बात आप समझ गए होंगे। फैशन, जिसकी अपनी क्वालिटी नहीं है, जिसका अपना ज्ञान नहीं है, वो फिर दूसरों के ज्ञान से चलता है, और जिसका अपना ज्ञान है तो वो अपने हिसाब से चलता है। अब मुझे बताइए, आप अपने हिसाब से चलते हैं या औरों के हिसाब से चलते हैं? देख लो, सामने वाला क्या खा रहा है वो मुझे अच्छा लगता है, सामने वाला कैसा पहन रहा है वो मुझे अच्छा लग रहा है, सामने वाला क्या कर रहा है वो मुझे अच्छा, कैसे बोलता है वो मुझे अच्छा, उसके जैसे करना है। तो बंधुओं, समाप्त करूं? आपको मेरी बात समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, आ गई? तो समाप्त करूं? नहीं करूं? चलने दो, कोई नहीं, कल यहीं हूं ना मैं, कल फिर चर्चा करेंगे, है ना? लेकिन टाइम से आना। शहरों में ये बड़ी समस्या है, इंसान 2-3 जगह तो टाइम से पहुंचता है। एक तो जब किसी की अंतिम विदाई होती है तब टाइम से पहुंचता है, एक उसके तीसरे में टाइम से पहुंचता है ना? एक ट्रेन पकड़नी हो तो टाइम से पहुंचता है, और एक जब आपके मनपसंद सीरियल आ रहा हो, इसके लिए ताली बजाई आपने। अब आप ही देख लो। मतलब आपको सीरियल इतना अच्छा लगता है, यही हुआ ना कि ये चीजें आपको अच्छी लगती हैं बंधुओं। लेकिन प्रवचन एक ऐसी चीज है, अभी तो 8 ही बजे हैं, अभी तो 8:30 बजे हैं, अभी तो 9 ही बजे हैं, अभी तो शुरू हुआ होगा। रुचि, जागृति ज्ञान के प्रति नहीं है, बाकी सब काम के प्रति है। और ज्ञान के प्रति जागृति आ जाए तो ये जीवन सफल हो जाए। अच्छा, अब ताली आपने सही समय पे बजा दी कि माता जी हाँ चलो, हमने अब बता दिया आपको कि हम भी जान रहे हैं। चलिए, मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। इसी प्रवचन को दोबारा सुनना हो तो कहाँ सुन सकते हो? पारस चैनल पे। कब? 5:40 पर। कब? 5:40 पर दोबारा सुन लेना, ताकि याद हो जाए थोड़ा सा, है ना? अच्छी चीज़ें याद होनी चाहिए। सूरज में आग का, करने में त्याग का, और हमारे लिए दिमाग का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और दिमाग का उपयोग करने का, तलवार में म्यान का, करने में ध्यान का, और जीवन में ज्ञान का, कमरे में कोने का, बीज में बोने का, और आपके द्वारा ध्यान से प्रवचन सुनने का, युद्ध में वीर का, और मिलने में इस मनुष्य शरीर का, कर्म के हरने का, त्याग के वरने का,
और जीवन में अच्छा काम करने का। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में धौलपुर का। और कहाँ से आए? आज तो प्योर धौलपुर वाले लग रहे हैं आज। दिल्ली में इंडिया गेट का, शरीर में पेट का और आने में लेट का, इनाम में पाने का, अंधों में काने का और समय पर आने का। आपने कदम नहीं उठाया तो आने वाले समय में आप सम्मेश जी में जाकर जैसी वंदना, जैसी भक्ति आप करना चाहते हो आप नहीं कर सकते। एक पर्यटन स्थल बन जाएगा और पर्यटन स्थल में वर्तमान समय की जो लोग आप देख रहे हैं, अभी किसी आप मैदान में चले जाओ, किसी वृंदावन गार्डन में चले जाओ, कैसे कैसे कपड़े पहन करके वो घूमते हैं लोग, बस वही हाल सम्मेद शिखर का हो जाएगा। इसलिए सम्मेद शिखर को सुरक्षित करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप अपने पीले वस्त्र, सफेद वस्त्र और अच्छी तरह से भाव भक्ति पूर्वक वंदना करें वहां जाकर पहन करके, तो आपको ये कदम उठाना होगा, ये साथ देना होगा। और आज आपकी जो यहाँ पर कैंडल मार्च की यात्रा है उसमें आप सबको शामिल होना। जैसा आपने कल किया है आज भी आपको वैसा ही करना है और सब लौट करके सीधे मंदिर ही आएंगे और यहाँ पर भी एक सभा होगी। रोटी में घी का, गर्मी में शिकंजी का और तीर्थों में सम्मेद शिखर जी का। इनाम में पाने का, अनाज में दाने का और सम्मेद शिखर को बचाने का। नहीं होने में खता का, घर के पता का और सम्मेद शिखर जी की सुरक्षा का। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी
जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो 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 रे चलो चलो जहाज